Hey dear, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about diseases of digestive system. When we are talking about the diseases of digestive system, so first we have to learn about the digestive system. तो digestive system के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो आज हम बात कर रहे हैं डिजीजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इन शॉर्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से लेकर के एनएस पे खत्म होता है. ठीक है, ये पूरा काम इसका होता है कि फूड को मेटाबोलाइज करना, उसको एब्जॉर्ब करवाना, ठीक है, और जो भी वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना. अब अगर इस पूरे सिस्टम में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको हम कंसिडर करते हैं डिजीजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं डिजीजेस ऑफ माउथ, क्योंकि माउथ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में. ठीक है, जहाँ से हम फूड को इंजेस्ट कराते हैं. इसके अंदर अलग अलग डिजीजेस होती है. फर्स्ट आ जाती है ट्रुश. ठीक है, ट्रुश को हम बोलते हैं ओरल कैंडिडाइटिस. तो ओरल कैंडिडाइटिस क्या है? एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है. ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमें कैंडिडा एल्बेनिका एक टाइप का फंगस होता है जिससे होता है. ठीक है, तो ये फंगस क्या होता है हमारे माउथ में या फिर जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ग्रो करने लग जाता है. ठीक है, अब मोस्टली ये उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर होती है. ठीक है, अब ये इम्यूनिटी कमज़ोर किसी ड्रग की वजह से हो सकती है. लाइक साइटोटॉक्सिक ड्रग्स अगर हम देते हैं कैंसर के लिए तो उस कंडीशन में इम्यूनिटी ऑब्वियसली क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ईजिली हो सकता है. सो नेक्स्ट वन इज जिंजिवाइटिस. जिंजिवाइटिस, जिंजिवा दैट मीन्स हमारे गम्स, और आइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन. अगर किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा हुआ है दैट मीन्स वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है. ठीक है, तो जिंजिवाइटिस मतलब होता है गम्स में इन्फ्लामेशन होना. अभी इन्फ्लामेशन क्यों होता है कि जो हमारे गम्स होते हैं इसमें प्लाक का डिपोजिशन हो जाता है. ठीक है, प्लाक क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, सपोज हम ब्रश नहीं करें तो हमारे दांतों में क्या होता है, कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा जमा होना स्टार्ट हो जाता है ना, उसे बोलते हैं प्लाक. ठीक है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक अगर जमा रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे गम्स है उसमें इन्फ्लामेशन होने स्टार्ट हो जाता है. अगर बहुत लंबे टाइम तक ये रहता है, अगर उसमें प्रॉपर केयर नहीं करी गई तो उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है. दैट मीन्स हमारे दांतों से, मतलब हमारे जो गम्स हैं उससे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और ये कंडीशन अगर कंट्रोल नहीं हुई तो उसकी वजह से जो दांत है वो भी टूट सकते हैं. नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है रिकरेंट ऑप्थस अल्सरेशन. ठीक है, तो ये जो रिकरेंट ऑप्थल अल्सरेशन होता है इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ अल्सरेशन होता है. अल्सर एज वी नो कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इरोजन हो जाता है. ठीक है, दैट मीन्स जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बीच बीच से कहीं कहीं से क्या होने लग जाती है, थोड़ी सी टूटने लग जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है. अगर यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और वो डैमेज हो गई उसकी वजह से ब्लड भी आता है. ठीक है, तो ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ अल्सरेशन होता है जिसका कॉज अभी तक अननोन है. नेक्स्ट आ जाता है वायरल इन्फेक्शंस. तो वायरल इन्फेक्शन में एज लाइक हॉप्स वायरस होते हैं जो कि इन्फेक्शन कर देते हैं. ठीक है, वही जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है मोस्टली उनको होता है. इसमें भी इन्फ्लामेशन वगैरह होता है हमारे गम्स में. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्यूमर ऑफ माउथ. ट्यूमर इन द सेंस कि जो भी कैंसरस सेल कभी कभी हमारे माउथ में बन जाती है. ठीक है, तो वो क्या करती है कि जितनी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको अफेक्ट करती है. ठीक है, हमारा जो पैलेट होता है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, उसको अफेक्ट करेगी. ठीक है, जो हमारा टंग है उसको अफेक्ट करती है. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा फैलता है. अब ये टंग में भी हो सकता है. ठीक है, अब हमारे माउथ में अगर ये अल्सर है तो ये जो लिम्फ नोड होते हैं उसके थ्रू, ये मैलिग्नेंट टाइप का होता है इसलिए लिम्फ नोड के थ्रू हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में भी ये फैल सकता है. नेक्स्ट आ जाते हैं कोजेनिटल डिसऑर्डर्स. जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो माउथ वाला एरिया होता है इसमें जो हमारी हार्ड पैलेट होती है जो कि हमारे टंग के जस्ट ऊपर जिसे बोलते हैं ना, एक रूफ होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. अगर आप उसको टंग से टच करोगे तो थोड़ा सा हार्ड होती है. ठीक है, तो जो हार्ड पैलेट बनती है नॉर्मल लोगों में क्या होती है कि वो पूरी एक बनती है. ठीक है, ये हमारा नीचे क्या हो गया, ये टीथ है. ठीक है, ये क्या है, हार्ड पैलेट है. तो नॉर्मल लोगों में क्या होती है, ये पूरी एक बनती है. लेकिन अगर जिसको जैसे कॉन्जेनिटल अगर कोई डिसऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप्स या फिर क्लेफ्ट प्लेट, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हार्ड पैलेट है वो दो सेपरेट पार्ट्स में बनती है. ठीक है, एक प्लेट बनने की बजाय दो प्लेट्स बनती हैं. तो उस केस में क्या होता है कि जो भी पर्सन जब मतलब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद क्या होता है, जो उसके लिप्स होते हैं वो बीच से कटे हुए होते हैं या फिर साइड से कहीं से कटे हुए होते हैं. तो वो कटे क्यों हैं, क्योंकि जो हार्ड पैलेट है वो पूरी एक नहीं बन पाई, वो क्या हो गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई. ठीक है, या तो हो सकता है कि वो बाहर आकर के होते हैं ना, किसी किसी के लिप्स ऐसे बाहर से थोड़े कटे हुए होते हैं, ऐसे चिपके हुए से होते हैं. ठीक है, या तो हो सकता है कि वो बाहर आकर के चिपक जाए लेकिन फिर भी वो साफ पता चलता है कि क्लेफ्ट लिप वाली कंडीशन है. ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो अलग अलग रहे, तो उसमें क्या होते हैं, ऊपर वाले जो लिप होते हैं वो दो हो जाता है, एक लिप होना चाहिए वो दो लिप बन जाते हैं. ठीक है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है क्लेफ्ट लिप. नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है डेंटल कैरीज. तो डेंटल कैरीज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्लाक है वो हमारी जो टीथ है वहाँ पे जमा हो जाता है. तो प्लाक में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि हमारी जो एनिमल लेयर होती है ना टीथ की,
ठीक है, जो टीथ की सबसे आउटर लेयर होती है, एनिमल लेयर, ठीक है, उसको क्या करता है, खराब करना या फिर उसको इरोज करना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे टूटती रहती है, जिसकी वजह से जो हमारी टीथ है उसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे बोलते हैं ना कि दांत अंदर से खाली हो गया, खोखला हो गया, दांत में गड्ढा हो गया, ठीक है, वो क्या चीज होती है कि जो हमारी डेंटल कैरीज है उसकी वजह से ही हमारा दांत क्या हो गया, धीरे धीरे इरोज होते होते क्या हुआ, पूरा ये दांत अंदर से खोखला हो गया या फिर खाली हो गया। तो इसको बोला जाता है डेंटल कैरीज। ठीक है, तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे टूथपेस्ट है या फिर जो भी टूथ पाउडर वगैरह उसको यूज करके इसको जो प्लाक है उसको बनने से रोकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा ब्रश करना चाहिए, क्योंकि आपका प्लाक फॉर्मेशन अगर होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके जो टीथ है या फिर आपके गम्स को वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट अप इज डिजीजेस ऑफ ईसोफेगस। सो ईसोफेगस ऐसा पार्ट होता है जो कि फूड पार्टिकल को हमारे स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो भी फूड पार्टिकल हमने लिया या फिर अगर हमने कोई भी ड्रग ली तो वो क्या करती है, डायरेक्टली यहाँ से जो पोर्टल वेन्स होती हैं उन वेन्स के थ्रू हमारे लिवर तक पहुंचती है। ठीक है, फिर लिवर में जाकर के उसका फर्दर आगे जो मेटाबॉलिज्म होना है वो होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब हमारे लिवर में कोई दिक्कत होती है, कोई डिजीज होती है या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया है, ठीक है, या फिर लिवर का कुछ भी डिसफंक्शन हो गया है जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड लिवर में नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि जितनी भी हमारी वेन्स है जिनको हम पोर्टल वेन्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड का सप्लाई स्टमक से लेकर के लिवर पे करती है, तो इन पोर्टल वेन्स में कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, तो इस ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड जितना जाना चाहिए था लिवर में उतना नहीं जाएगा, तो ये ब्लड कहाँ रह जाएगा, इन वेन्स में। ठीक है, तो इन वेन्स में ये ब्लड रहने की वजह से ये वेन्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, फिर बहुत ज़्यादा बल्जी हो जाती हैं। ठीक है, तो इनकी बल्जी होने की वजह से क्या होता है, जो इनका रूट होता है वो ईसोफेगस से मिलते हुए होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ईसोफेगस भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लाम्ड हो जाता है। अगर अब क्या होगा कि ईसोफेगस का जो रूट था हमें पता है कि थोड़ा सा ये डायलेट हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कुछ भी फूड खाएंगे और ये इन्फ्लाम्ड है तो उस कंडीशन में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी हार्ड अगर हमने कुछ फूड खा लिया तो वो ईजिली जो ईसोफेगस है उसको इरोड कर सकता है। दैट मीन्स ईसोफेगस के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसे थोड़ा सा डैमेज कर सकता है। अब उस डैमेज की वजह से क्या होगा, पोर्टल वेन्स में बहुत ज़्यादा ब्लड भरा हुआ है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डैमेज होगा तो बहुत ज़्यादा हेमरेज हो सकता है। दैट मीन्स जो ब्लड है वो बहुत काफ़ी अमाउंट में लॉस हो सकता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है ईसोफेजियल वेरिसिस। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लामेटरी एंड इन्फेक्शियस कंडीशंस। दैट मीन्स ईसोफेगस में कुछ भी इन्फ्लामेशन हो जाना या फिर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होना। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन आ जाती है अक्यूट ईसोफेजाइटिस। तो ईसोफेजाइटिस आइटिस है, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन होना है। ठीक है, जो हमारा ईसोफेगस है इसमें कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हो सकता है, या तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम आती है। दैट मीन्स इजीली आप किसी भी चीज़ को स्वॉलो नहीं कर पाते हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा स्वॉलो करने में। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है GERD, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो GERD का मतलब होता है गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, कि जो हमारा ईसोफेगस है इससे क्या होगा, रिफ्लक्स होगा। ठीक है, रिफ्लक्स किस चीज़ का होगा, किसी भी एसिड का। ठीक है, या फिर फूड मटेरियल का। जो भी हमारा स्टमक है हमें पता है कि यहाँ पे फूड पार्टिकल्स अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग स्पिंचर्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि स्टमक और ईसोफेगस को मतलब बंद करते हैं कि स्टमक में अगर फूड आ गया तो ईसोफेगस की जो स्पिंचर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, क्लोज होने के बाद क्या होगा, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो वापस से ईसोफेगस में नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। बट जब हमें GERD वाली कंडीशन होती है, दैट मीन्स गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जितना भी हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो ऊपर आने लग जाता है। दैट मीन्स हमारे जो ईसोफेगस है उसमें आने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्निंग वाली कंडीशन होती है। ठीक है, हार्ट बर्निंग मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ठीक है, तो उसका नाम हार्ट बर्निंग है, दैट मीन्स दिल का जलना, बट वो उसमें हार्ट बर्न नहीं होता, उसमें क्या होता है, हमारा ईसोफेगस बर्न होता है। क्योंकि बर्न क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एसिड है हमारे स्टमक में, एसिड प्रेजेंट है, कुछ भी हम खाना खाएंगे तो एसिड हमारे स्टमक में और ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ऊपर की ओर को आएगा। दैट मीन्स ये स्पिंचर अपना काम नहीं करेंगे और वो एसिड ऊपर आएगा तो ईसोफेगस में जलन हो जाती है। ठीक है, अब इसका मेजर कॉज हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है कि GERD हो जाए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीज है, बहुत ज़्यादा फैट है, तो उसको भी GERD होने की कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन है, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन में भी GERD बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है ब्यूरेट्स ईसोफेगस।
तो ब्यूरेट्स ईसोफेगस वाली कंडीशन रिलेटेड है हमारे अक्यूट ईसोफेजाइटिस से, ठीक है, जब ये फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और फूड मटेरियल को हम अच्छे से तरीके से मतलब स्वॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर ये कंडीशन बहुत लंबे टाइम तक अनट्रीटेड रहती है तो उसकी वजह से यहाँ पे कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कैंसरस सेल भी यहाँ पे बन सकती है और वो कैंसर भी मैलिग्नेंट होता है, दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह वो फैल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है एकाल्सिया। तो एकाल्सिया सेम एज GERD होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्पिंचर्स होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था कि स्टमक और ईसोफेगस को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो ये स्पिंचर्स का जो मूवमेंट होता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ये खुलते हैं या बंद होते हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो यहाँ पे अपना एक्शन नहीं दिखा पाता है। दैट मीन्स जो हमारा नर्वस सिस्टम है यहाँ पे अपना एक्शन नहीं दिखा पा रहा है, यहाँ पे कमजोर हो गया अपना एक्शन दिखाने में, जिसकी वजह से जो यहाँ पे प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से खुलना बंद होना था वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो स्वेलिंग अगर हम करते हैं तो सारा गैस्ट्रिक कंटेंट फिर ऊपर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन होती है ट्यूमर्स, ठीक है। तो ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, जो ईसोफेगस है वहाँ पे कॉमन बहुत ज़्यादा ट्यूमर्स हैं, वो भी मेन में, ठीक है। और जो ट्यूमर है वो भी बेनाइन ट्यूमर नहीं होते, बेनाइन ट्यूमर सिर्फ 5% लोगों में मतलब मिलते हैं, बट मोस्टली जो केसेस होते हैं मेन में जो ट्यूमर्स के, वो सारे के सारे मैलिग्नेंट होते हैं। दैट मीन्स यहाँ से वो और जगह पे भी फैल जाते हैं, ठीक है। अगर ईसोफेगस में होगा तो ऑब्वियसली स्टमक में जा सकता है, ठीक है, अदर लिवर में या फिर लिम्फ नोड की मदद से अलग अलग जगह पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो भी मैलिग्नेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़, ठीक है। कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ इसमें क्या हो सकती हैं कि जो हमारा ईसोफेगस है, ठीक है, जो ईसोफेगस है या तो वो क्या हो जाए बहुत ही ज़्यादा नैरो हो, बहुत ही ज़्यादा पतला हो कि उससे हम किसी चीज़ को इंजेस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर बहुत टफ होगा किसी भी चीज़ को स्वॉलो करना, या फिर क्या हो सकता है कि वो बिल्कुल कहीं से चिपका हुआ हो, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा ईसोफेगस है इसमें कहीं पे गैप ही ना हो स्वॉलोइंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि जो हमारा ईसोफेगस स्टमक को जोड़ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे स्पिंचर्स होंगे ये एब्सेंट होंगे। स्पिंचर्स होने चाहिए ना, सो दैट कि जो हमारा स्टमक का कंटेंट है वो ईसोफेगस में ना जा पाए, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो बीच में स्पिंचर्स हैं ये प्रेजेंट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, या तो इसको फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ट्रीटमेंट में इसको सीधे सर्जरी करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट अप इज डिजीजेस ऑफ स्टमक, ठीक है। तो स्टमक में सबसे मेन जो दिक्कत हो सकती है, फिर डिजीज हो सकती है, उसे बोलते हैं हम गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो आइटिस है तो आप नाम से समझ रहे होंगे कि गैस्ट्रिक यानी कि जो हमारा स्टमक है, आइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन, ठीक है, कि जो हमारा स्टमक है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। तो ये स्टमक में इन्फ्लामेशन अक्यूट भी हो सकती है या फिर क्रोनिक हो सकती है, ठीक है। अक्यूट इन्फ्लामेशन यानी कि थोड़े टाइम के लिए जो इन्फ्लामेशन होती है वो स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं एज लाइक नसेट्स हैं या फिर एस्प्रिन है, ठीक है। इसके अलावा अगर अल्कोहल का कोई बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है तो उसकी वजह से भी अक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकता है हमारे स्टमक में, ठीक है। अगर हम क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन मेनली कैंसर की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जिसकी वजह से जो हमारा स्टमक है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, या फिर एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है ना उसका इन्फ्लामेशन की वजह से अक्यूट गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर एक कंडीशन होती है जो हमारा स्टमक में नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे होती है कि सबसे इनर वाली लेयर जो होती है वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये तो हमें सबको पता है कि जो सबसे इनर वाली लेयर होती है वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटेक्शन का काम करती है उस एसिड से जो कि हमारे स्टमक में बनेगा, ठीक है। अब सपोज कर लो हमने खाना खाया, खाना खा के क्या हुआ, हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन हुआ, बट ये एसिड सिर्फ फूड को ही पचाता है, हमारे स्टमक को कोई हार्म नहीं करता, बिकॉज जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखती है पूरे हमारे स्टमक में, ठीक है। अब सपोज कर लो किसी भी वजह से, अब इसके कॉजेज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करना, ठीक है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा मसालेदार इस टाइप का कुछ खाना खाना, ठीक है, या फिर बहुत लंबे टाइम तक नसेट्स को यूज़ करना, ठीक है। तो इन सारी कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है कि जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे इरोड होना यानी कि धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन हट गई हमारे स्टमक की अंदर की लेयर से तो डायरेक्टली क्या होगा, जो एसिड है वो अंदर की जो मसल्स हैं या फिर जो अंदर की सेल्स हैं उसमें डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आएगा तो क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। जैसे नॉर्मल अल्सर हमारे माउथ में होते हैं तो उसमें भी हमें पेन होता है ना, कि अगर हमने कुछ ऐसे मिर्ची वाला खाना खा लिया तो हमें पेन होता है, तो सेम कंडीशन क्या होता है हमारे स्टमक में हो जाती है, ठीक है। अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स कब हो जाती है कि जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट होंगी,
ठीक है। जो हमारा एसिड है इन ब्लड वेसल्स को भी डायलेट, मतलब इन ब्लड वेसल्स को भी इरोड करना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इन ब्लड वेसल्स को भी इसने क्या करा, थोड़ा बहुत उसमें छेद करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है अगर ये इरोड हो गई यहाँ से, क्या होगा, जो इतना भी ब्लड है वो यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर किसी अगर पर्सन को है तो उसे खून की उल्टियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो खून कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं जो कि स्टमक के आसपास है, और आपको पता है कि स्टमक के आसपास बहुत ज़्यादा वस्कुलैरिटी होती है, तो ये कंडीशन बढ़ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन, अगर मतलब पेप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो खून की उल्टियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अब जो पेप्टिक अल्सर वाली कंडीशन है ये मेन में बहुत ज़्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू फीमेल के, ठीक है। इसके अलावा अगर पेप्टिक अल्सर किसी पर्सन को है तो उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हेमरेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस उसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड की ही पूरा मतलब पूरे सिस्टम को ये ख़राब कर देता है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती हैं ट्यूमर्स। तो ट्यूमर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेन में बहुत ज़्यादा कॉमन है ट्यूमर्स, ठीक है, वो भी मैलिग्नेंट टाइप के ट्यूमर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर अगर बहुत लंबे टाइम तक है, अनट्रीटेड है, तो उसकी वजह से उसमें ट्यूमर भी बन जाता है, ठीक है। तो बहुत क्या होता है कि सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा हमें सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं, बट अंदर ही अंदर जो ये घाव जैसे बोलते हैं ना कि ये ट्यूमर जो हमारा अल्सर है ये घाव है, तो ये घाव क्या हो जाता है, धीरे धीरे आगे चल करके क्या होता है कि ये ट्यूमर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर है तो फिर वो बाकी और भी स्टमक के आसपास के जितने भी एरियाज है वहाँ पे भी फैल जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं डिजीजेस ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट डिजीज आती है अपेंडाइटिस। आइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन, किसमें, अपेंडिक्स में, ठीक है। तो अपेंडिक्स कहाँ होती है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसी के साइड में एक पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लामेशन कैसे होता है कि कभी कभी बाई चांस क्या होता है, जो हमारा फीकल मैटर होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें फीकल मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अब एब्जॉर्ब हो गए हैं तो वो फीकल मैटर है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट बाई चांस गलती से कभी इस अपेंडिक्स में चला जाए, या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए जो कि यहाँ तक बढ़ जाए, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी अपेंडिक्स में चली जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी उसको क्या करेगी, किल करने की कोशिश करती है, तो या फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अगर ये इन्फ्लामेशन मतलब हल्का फुल्का है तो ट्रीट हो सकता है दवाइयों से, बट अगर ये इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पेन ये करता है, तो उस कंडीशन में इस अपेंडिक्स वाले पार्ट को ही हटाना पड़ता है, अदरवाइज ये इन्फ्लामेशन को बाकी पोर्शंस में भी ये फैला सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जीआई इन्फेक्शन, कि इसके अलावा जीआई जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है टाइफाइड या फिर पैराटाइफाइड फीवर, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा जिसको इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटेरिक फीवर इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी, तो वो आकर के क्या करता है, इंटेस्टाइन में अपना घर बना लेता है। दैट मीन्स इंटेस्टाइन में आकर के वो अपना इंक्यूबेशन करता है, जिसका पीरियड होता है लगभग 10 से लेकर के 14-15 दिन, ठीक है। तो इस बीच में वहाँ पे वो ग्रोथ करता है अपनी, ठीक है। तो ग्रोथ करता है तो बहुत सारे सिम्टम्स उसमें आते हैं, एज लाइक मेलाइज दैट मीन्स आपकी पूरी बॉडी में आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी आपकी पेन करेगी, बहुत ज़्यादा अकड़ जाएगी, लेकिन आपको एक्चुअल जो कॉज है वो नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके लिम्स बहुत ज़्यादा पेन करेंगे, आपके हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। उसके अलावा फीवर रहेगा बहुत हाई, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी बैक है और जो आपके नेक वाला पोर्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड कलर के स्पॉट्स होने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब जो टाइफाइड होता है वो थोड़ा सा हाई डिग्री होता है, लेकिन जो हमारा पैराटाइफाइड होता है वो थोड़ा सा लो डिग्री का होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई सिम्टम्स नहीं आते हैं, बहुत हाई फीवर भी नहीं आता है, ना ही बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स मतलब बहुत ज़्यादा पेन वगैरह इसमें होता है, थोड़ा कम टाइम के लिए होते हैं और ईजिली जल्दी ये ठीक भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है ई कोलाई फूड इन्फेक्शन। तो ई कोलाई मेनली क्या होता है, जैसे अनपास्चराइज्ड जो मिल्क होता है या फिर अनकुक्ड मीट होता है, तो उसमें ई कोलाई बहुत इजीली ग्रो कर जाता है, ठीक है। अगर जैसे मीट को बहुत अच्छी तरीके से हम पका लेते हैं, या फिर जो मिल्क है अगर उसे हम हीट कर लेते हैं तो उसके बाद वो पास्चराइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो पास्चराइज्ड मीट में या फिर जो हमारा कुक्ड मीट होता है तो उसमें ई कोलाई प्रेजेंट नहीं होता है। बाई चांस हमने अनकुक्ड मीट खाया या फिर अनपास्चराइज्ड मिल्क पिया है तो उस कंडीशन में ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकल फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरस एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, अगर हम उसको गलती से किसी फूड में वो प्रेजेंट है और वो फूड पार्टिकल हमने खा लिया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो हमारे स्टमक में जा करके जो डिसेंट्री टाइप की कंडीशन या फिर मतलब जैसे डायरिया बोलते हैं, डायरिया वाली कंडीशन को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। इसके अलावा वॉमिटिंग वो कॉज करता है, स्टमक में बहुत पेन कर देता है,
उसके अलावा जो हमारा स्टमक है उसमें इन्फेक्शन भी कर देता है, ठीक है। इन्फेक्शन के साथ साथ क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन भी हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन स्टमक में भी हो सकती है और हमारे इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकल फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो जितने भी टाइप की फूड पॉइजनिंग होती है मोस्टली वो स्ट्रेप्टोकोकल टाइप की ही, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से ही हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है। हार्ड इन द सेंस कि उनका काम होता है जो भी बैक्टीरिया जो कि फॉरेन बैक्टीरिया है उसको किल करना, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो ये उस गुड बैक्टीरिया को ही क्या कर देता है, किल कर देता है। अब ये गुड बैक्टीरिया अगर हमारा किल हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो हमारा डाइजेशन होना चाहिए था फूड का, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डायरिया वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, जो कि एंटीबायोटिक की वजह से हुआ है, क्योंकि एंटीबायोटिक ने जो हमारे अच्छा जो बैक्टीरिया था उसको किल कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कोलेरा। तो कोलेरा क्या होता है, विब्रियो कोलेराई टाइप के बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर या फिर जो भी फॉर्माइट्स होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो कोलेरा में भी सेम चीज़ होती है कि जो कोलेरा का बैक्टीरिया होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में ग्रो जब ये करता है तो ये क्या करता है कि वाटर का जितना भी रिलीज है उसको बढ़ा देता है। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को होने की बजाय क्या करेगा, जितना वाटर होगा उसको हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रिलीज करने लग जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर वाटर रिलीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, कोलेरा में बहुत ज़्यादा या तो वॉमिटिंग होगी या फिर वाटरी स्टूल पास होता है, दैट मीन्स बहुत हाई लेवल का डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं कोलेरा। तो ये गंदे। नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट्री। तो डिसेंट्री भी जो कंटामिनेटेड फूड होता है या फिर वाटर होता है तो उसकी वजह से हो सकती है। तो कंटामिनेटेड फूड या वाटर में अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर किसी भी टाइप का अमीबा अगर प्रेजेंट है तो उन दोनों की वजह से या फिर किसी एक की वजह से क्या हो सकता है, डिसेंट्री, ठीक है। तो डिसेंट्री वाली कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी इंटेस्टाइन है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है। कभी कभी किसी कंडीशन में अल्सर भी हो सकता है और म्यूकस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो थोड़ा सा वाटरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है IBD, दैट मीन्स इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे में। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस क्या होती है कि हमारे पूरे बाउल यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है या फिर कहीं पे भी अल्सर वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो वो मेनली दो टाइप्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होता है क्रोन्स डिजीज़ और सेकेंड होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो क्रोन्स डिजीज़ है वो माउथ टू एनस कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पे भी हो सकता है क्रोन्स डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो या तो सिर्फ कोलोन में होगा या फिर रेक्टम वाले कंडीशन रेक्टम वाले पोर्शन में होगा, ठीक है। तो जो क्रोन्स डिजीज़ है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर की जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको भी ये अफेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर किसी को क्रोन्स डिजीज़ है तो उसको क्या होगा, पूरे अंदर तक क्या होंगे, बड़े बड़े अल्सर्स या फिर लीजन्स बन जाएंगे, ठीक है, जिसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। या तो इसे सर्जरी से रिमूव करा जा सकता है, बट फिर भी अगर सर्जरी से इनको रिमूव करते हैं तभी भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ क्रोन्स डिजीज़, ठीक है। अब ये जो क्रोन्स डिजीज़ है और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो डिजीज़ है ये मेनली 20 to 40 ईयर्स के जो जितने भी पर्सन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये मैन और वुमेन दोनों में ही प्रोमिनेंट है। ऐसा किसी में ऐसा नहीं है कि मैन में ज़्यादा या फिर वुमेन में ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, मेनली जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसी को अफेक्ट करती है, ठीक है। अंदर की मेम्ब्रेन्स को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, मेनली ये म्यूकस मेम्ब्रेन को ही अफेक्ट करती है, सो दैट इसे सर्जरी से ट्रीट करना ईजी होता है। और अगर किसी को क्रोन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस है और उसने सर्जरी करवाई है तो कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, इन कंपेरेटिव टू क्रोन्स डिजीज। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्यूमर्स, जो कि मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। ये बिनाइन टाइप के भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डाइवर्टिकुलर डिजीजेस। तो डाइवर्टिकुलर डिजीजेस मेनली जो सिग्मॉइड कोलोन होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। तो सिग्मॉइड कोलोन में जहाँ पे भी इनको हल्का पतला सा इंटेस्टाइन दिखती है, फिर इंटेस्टाइन थोड़ी सी थिन हो जाती है, उसकी जो लेयर है, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जब थोड़ी सी थिन हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ग्रोथ क्या करती है, पहले तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, पेन कॉज करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को बोला जाता है डाइवर्टिकुलर डिजीजेस, ठीक है। अब ये सिग्मॉइड कोलोन में एक ही जगह पे हो सकती है या फिर जहाँ जहाँ पे इसे थोड़ा सा वीक पॉइंट मिलेगा, वीक एरिया मिलेगा, वहाँ पे ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हर्नियाज। तो हर्नियाज भी बिल्कुल सेम होते हैं डाइवर्टिकुलर डिजीजेस के, बट डाइवर्टिकुलर डिजीजेस सिर्फ सिग्मोइड कोलोन में हो रही थी। हर्निया पूरे जीआई सिस्टम में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। स्टमक में हो सकता है, इसोफेगस में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं पे भी ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वॉल्वुलस। तो वॉल्वुलस क्या है, एक बहुत टाइप की यूनिक कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन, आपको पता है कि बहुत लंबी लंबी इंटेस्टाइन होती है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कभी कभी होता है ना जैसे धागे उलझ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या होते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उलझ जाती है, दैट मीन्स उसमें जैसे कुछ फोल्ड पड़ जाता है, ठीक है। या फिर वो कहीं ना कहीं से जैसे जैसे है ना, मैंने आपको दिखाया कि ऐसे ये क्या हो गई, ट्विस्ट हो गई है। तो उस ट्विस्टिंग की वजह से क्या होता है, ये आपस में खुद ही ऑक्लूड हो जाती है, दैट मीन्स आपस में अब जैसे यहाँ से अगर कोई भी चीज़ जा रही है तो यहाँ पे तो ये बंद हो गया है ना, खुद ही से ऑक्लूड हो गया, तो अभी आगे नहीं जा पाएगा। फूड पार्टिकल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। अब आगे मूव नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा, ये यहीं पर रह जाएगा, यहीं पे ये फंस जाएगा। तो फंसने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, पेन होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं वॉल्वुलस, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है इंटोसुसेप्शन, ठीक है। तो इंटोसुसेप्शन वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपस में फंस जाती हैं, ठीक है। आपस में कैसे फंसती हैं, सपोज कर लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। क्या होता है कि ये थोड़ा सा अंदर धंस जाती हैं अपनी ही इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ये अंदर धंसने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, सेम कंडीशन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा फूड है वो पास तो हो जाएगा, लेकिन इंटेस्टाइन में आपस में फंस गई है, ठीक है। जैसे होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा आपका जो नेल होता है वो मांस के अंदर धंस जाता है, ठीक है। जो आपका सेल्स होती है, जो आपका फैट होता है उसके अंदर थोड़ा सा धंस जाता है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो सेम चीज़ है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर इंटेस्टाइन थोड़ी फंस गई है, ठीक है। ऐसे फंस गई है तो क्या होगा, पेन होगा, पेन होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बोला जाता है इंटोसुसेप्शन। नेक्स्ट आ जाता है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या तो हो सकता है कि बाय बर्थ है, ठीक है। बाय बर्थ ही क्या है कि हमारी कोई भी इंटेस्टाइन है वो आपस में जुड़ी हुई हो गई है, ठीक है, बीच में स्पेस नहीं है। या फिर हो सकता है किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से, ठीक है, ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। या फिर क्रोन्स डिजीज़ की वजह से हो सकता है कि वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर हर्नियास की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, रुक जाता है, वहाँ पे जो भी फूड मटेरियल है वो आगे पास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। या तो फिर इसे सर्जरी से ट्रीट करा जाता है, ठीक है। सर्जरी इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होती है, अदरवाइज ड्रग की मदद से कुछ टाइम के लिए इसके पेन को कम करा जा सकता है, बट ट्रीटमेंट प्रॉपर इससे नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाता है माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन दैट मीन्स जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, जो भी हम फूड में कुछ भी चीज़ जो हम ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन ना हो पाना, ठीक है। सपोज कर लो कि हम मल्टी वाइटामिन्स भी ले रहे हैं, हम मिल्क भी पी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं अपनी फूड अपनी डाइट में, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी को सारा एब्जॉर्प्शन, सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो वो क्यों हो सकता है कि जो हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, या कहीं पे भी कुछ ऐसा इन्फ्लामेशन हो गया है, या फिर जितनी भी एब्जॉर्प्शन करने वाली जो विलाइज होती हैं उसमें कुछ इन्फ्लामेशन हो गया है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। या फिर उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है माल एब्जॉर्प्शन। Once again, thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel Pharma Institution and also press the bell icon. You can also follow me in my Instagram and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.